बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एग्ज़ाम्स भी इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी। अपनी हाइट के हिसाब से हम सबको अपना वज़न पता होना चाहिए कि हम ब्रेन की दिक्कत, बाद में जाके स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होना, किडनीज़ फेल होना। आजकल हमारे नी रिप्लेसमेंट्स इतने बढ़ गए हैं क्योंकि हाँ जी। शरीर इतना वज़न उठा ही नहीं पाता। एंकल्स में दिक्कत आना, हिप रिप्लेसमेंट होना, ये सारी कहीं न कहीं हमारे वज़न से ही लिंक है। कई ये भी ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਪਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? मेल्स में भी, फीमेल्स में भी, दोनों में बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस 50% एग्स की क्वालिटी और स्पर्म्स की क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। अभी तो हम यंग है तो पता नहीं लगता कि शरीर में कमजोरी आ गई, बट जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा तो कमजोरी फील होनी शुरू होगी। तो ये बेसिक 3 सप्लीमेंट्स हैं जो खाने ही खाने हैं प्रेगनेंसी में, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। आजकल हम ये नहीं कहते कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, हम कहते हैं कपल प्रेग्नेंट हुआ है। तो हस्बैंड को हर विजिट पे आना है, दवाइयाँ समझनी है, टेस्ट्स कराते टाइम हाथ पकड़ना है और हर स्टेज में लेडी के साथ रहना है। हम मील्स को फ्रूट से रिप्लेस नहीं कर सकते। फ्रूट्स की अपनी सिग्निफिकेंस है, रोटी की अपनी सिग्निफिकेंस है, दाल की अपनी सिग्निफिकेंस है, सब्जी की अपनी। घर में ही बैठे रहना, बाहर नहीं जा पाना, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। सारा अटेंशन जो पहले प्रेग्नेंट लेडी पे था वो अब बच्चे पे आ जाता है, हस्बैंड का, फैमिली मेंबर्स का। सो इन सारे फैक्टर्स के कारण कई बार पोस्टमार्टम ब्लूज देखने को मिलते हैं। एक तो लोग पहले इग्नोर करते हैं कि छोड़ दो, कुछ नहीं करना, सबको तो होता है, ये भी नहीं करना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਾਵਲੀ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਦਰਹੁੱਡ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ 2 ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਾਵਲੀ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PCOD ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। नमस्ते। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PCOD 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲਸ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ PCOD ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ PCOD ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਮਟਮਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ PCOD ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ठीक है, सो हम PCOD की बात करेंगे। हाँ जी। PCOD क्या बीमारी है ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि PCOD क्या मतलब है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। हाँ जी। मतलब ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाना, इसे हम बोलते हैं PCOD। सॉरी मैं कट रही हूँ, ਜਿਹੜੀਆਂ पानी वालियां ये सिंपल पानी वाली और बहुत छोटी छोटी सिस्ट्स होती हैं। हाँ जी। अब हम क्या देखते हैं, जब किसी भी लेडी को पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो यूट्रस, ओवरीज में एग्स बनने शुरू हो जाते हैं, अंडे जिसे हम बोलते हैं। हर साइकिल में 2 या 3 अंडे बनते हैं। कुछ हेट्रोफी हो जाते हैं, कुछ साइज में बड़े होते हैं। उन अंडों से 14 डे पर अगर इंटरकोर्स रहे तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर ना रहे तो वो मेंसेस में डीजनरेट होकर मेंसेस के थ्रू बाहर आ जाते हैं।
अब पीसीओडी जो कंडीशन है उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो ये अंडे हैं ये ठीक तरह से बनते नहीं हैं या ठीक तरीके से ये मेच्योर नहीं होते। तो बहुत सारे अंडे एक टाइम पे, 2-3 अंडे नहीं, बहुत सारे अंडे एक टाइम पे बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। जब ये खूब सारे अंडे एक तरह बन रहे हैं तो इनमें कुछ मेल हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन हम बोलते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब करते हैं। हाँ जी। अब मेटाबॉलिज्म खराब होने से क्या मतलब है, यही पीसीओडी के सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना, साइड लॉक्स पे, इस एरिया पे, बियर्ड एरिया पे, चेस्ट के बीच में, टमी में, थाइस पर मोटे मोटे लंबे लंबे बाल आना, हाँ जी। एक्ने होना, पिंपल्स की दिक्कत होना, मेंसेस टाइम पर नहीं आना, दिन ऊपर होकर आना, 15 दिन, 30 डेज, 60 डेज, कई लोगों को 9-9, 10-10 महीने भी मेंसेस नहीं आते हैं। वज़न ज़्यादा होना, इन लोगों का वज़न कुदरती ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये लोग इतना खाते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होगा, बट जब भी ये यूजुअली हमारी ओपीडी में आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ बट मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। हाँ तो जी। इनको वेट लॉस करने में भी प्रॉब्लम होती है। एंड यस, जैसे आपने बताया कि बच्चा होने में भी जब ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं, शादी होती है, बिकॉज़ एग्स ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा होने में भी दिक्कत आती है। हाँ जी। अब ये बीमारी शुरू कहाँ से हो रही है? वही कुछ हमारे जीन्स में आ रहे हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे हो गया कि आजकल हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा है। हमारे पास घर में ही ये सुविधा अवेलेबल है कि कभी भी हम कोई भी खाना, जंक फूड बाहर से ऑर्डर हाँ, करके खा लें। बिल्कुल। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी टमी में बच्चा होता है, उस टाइम वो क्या लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रही हैं? उस टाइम उनको कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है? कितना उन्होंने वेट गेन किया? अगर इफ़ शी इज़ कैरिंग अ फीमेल बेबी, तो वो भी अफ़ेक्ट करता है कि उनका बच्चा आगे मोटा होगा, पतला होगा, उसे ओबेसिटी की शिकायत तो नहीं होगी, उसे आगे जाके पीसीओडी तो नहीं होगा। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पीसीओडी हमारे शरीर में बनाते हैं। हाँ जी। और येस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना। अब मम्मीज़ आती हैं, हम बोलते हैं कि बाहर लेके जाया करो, आप भी लेके जाया करो वॉक पे, वो कहते हैं नहीं जी बस घर में पढ़ती ही रहती है, अभी एग्ज़ाम्स हैं। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एग्ज़ाम्स भी इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी। अपनी हाइट के हिसाब से हम सबको अपना वज़न पता होना चाहिए कि हमारा हेल्दी वज़न इस रेंज में होना चाहिए, ताकि हम उसको कंट्रोल में रख सकें। अब आजकल क्या होता है कि अगर हम किसी के वज़न के बारे में कमेंट करें तो लोग बोलते हैं कि बॉडी शेमिंग हो रही है। तो हमने ऐसा नहीं सोचना है, बट एट द सेम टाइम हमने अपनी हेल्दी बॉडी इमेज को भी अपनाना है। क्योंकि जो मोटापा है वो एक बीमारियों का घर है। पीसीओडी तो चलो एक प्रॉब्लम हो गई। ब्रेन की दिक्कत, बाद में जाके स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक होना, किडनीज़ फेल होना। आजकल हमारे नी रिप्लेसमेंट्स इतने बढ़ गए हैं क्योंकि हाँ जी। शरीर इतना वज़न उठा ही नहीं पाता। एंकल्स में दिक्कत आना, हिप रिप्लेसमेंट होना, ये सारी कहीं न कहीं हमारे वज़न से ही लिंक्ड है। तो पीसीओडी के सिम्पटम्स मैं आपको बता चुकी हूँ, किस तरह से होता है और क्यों आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है, वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਡਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 7+, 8+ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਈਏ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी और डाइट पर हम फ़ोकस करें। ऐसा नहीं है कि जब वो प्यूबर्टी रीच करेगा तब, या 14-15 साल का होगा तब, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हाँ जी। हमने फैटी फूड ज़्यादा नहीं खिलाने हैं। बैलेंस डाइट हम पढ़ते थे स्कूल में, एक चैप्टर होता था बैलेंस डाइट का। क्या होती है बैलेंस डाइट? कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए हमारी हाँ जी। डाइट में, कुछ प्रोटीन्स होने चाहिए, कुछ फैट्स होने चाहिए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हाँ जी। इतना 15 ग्लास पानी पीना है, 2 ग्लास दूध पीना है और इस मात्रा में हमने ये खाना है। तो सिंपल सी वही बैलेंस डाइट है जो अभी हमने फॉलो करनी है। कोई स्पेशल, एक्सोटिक,
फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ महंगे फ्रूट्स खाएंगे तो हम अच्छे होंगे। जो सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो खाने हैं, दिन के 2 फ्रूट्स खाने हैं। हाँ जी। सो यही बैलेंस डाइट है। अगर अब बच्चा हर रोज़ फ्राइड खा रहा है, हर रोज़ बाहर से खा रहा है, तो ऑब्वियसली वो बीमार ही पड़ेगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं हमारे घर में कोई बाहर का फूड नहीं आएगा, फिर बच्चा आपसे छुप के खाएगा। तो एक सिस्टम सेट करना है अपने घर पे कि 15 दिन में एक बार जंक फूड अलाउड है या 20 दिन में एक बार जंक फूड अलाउड है। हाँ जी। दूसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब हम मोबाइल के सामने हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, आईपैड दे दिया जाता है, या पेरेंट्स बिजी हैं तो टीवी देख लो। ये बहुत गलत हैबिट है। घर से बाहर निकलना है। हम भी तो जब बचपन में मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स को ढूंढना पड़ता था कि बच्चे कहाँ गए, बच्चे कितने, बिल्कुल। तो वो वाला कंसेप्ट तो अब है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज जरूरी है। पहले ज़माने में स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड भी कंपलसरी होता था। हाँ जी। तो स्कूल्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि कोई ना कोई विग्रेस एक्सरसाइज बच्चा डेली करे, जो कि बहुत सारे स्कूल्स आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम 1 घंटा एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी प्यूबर्टी के दौरान भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी, और थ्रू आउट द लाइफ यही चीज़ हेल्प करेगी कि हेल्दी खाना खाना है और एक्टिव रहना है। जे किसी बच्चे का वजन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ नहीं वध रहा है ना, ਉਹਦਾ weight नहीं इंक्रीज हो रहा, ਉਹਨੂੰ कोई होर चीज़ां जिवें तुसीं कहा कि ਇੱਥੇ हेयर ग्रोथ हो जाती है ना, ਜਾਂ ਉਹ वैसे नॉर्मल है कि जी ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ PCOD ਚ नहीं रखते कि ਉਹ ਲੱਛਣ नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, पर फिर भी कई बारी ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ कि मैनू 2.5 या 3 महीने, तो ये नॉर्मल है, इनू ਅਸੀਂ PCOD नहीं कह सकते। इससे हम PCOD नहीं कहेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इनिशियल 2 इयर्स तक मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं, आगे पीछे आ सकते हैं, घबराना नहीं है। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट्स कराएंगे और अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिसमें हमें PCOD के चीज़ें जो इंडिकेट करती है कि PCOD हो सकता है तो पता लगेगा। बट इनिशियल 2 इयर्स तक आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। बेसिक, जैसे बोलते हैं ना, बैक टू बेसिक्स, मतलब वही हमने ध्यान देना है कि बच्चे की डाइट अच्छी हो, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, उसको ये ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, उसे फ्रूट्स दो, पानी दो, 2 ग्लास दूध दो, ये बेसिक काम करना है। फिर अगर डेफिनेटली उसे कोई दिक्कत आ रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अदरवाइज घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ जी। जिमें हुण बहुत ज़्यादा केस यही आ रहा है कि बहुत सारे कपल ये तुहानूं दसणगे कि मैं 3 साल तो ट्राई कर रहा है ना, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, ਜਾਂ कई ये भी हुंदे कि साल बाद ही उन्होंने लगता हुंदा कि जे असी साल तो ट्राई कर रहे हैं बच्चा नहीं हो रहा तो गायनाकोलॉजिस्ट नूं मिलदे ही मिलदे आ जाके, है ना। इस चीज़ के बेसिक रीजन की ने कि अजकल मतलब हर जिहड़ा तीजा कपल आ उन्होंने ये इशू है, ये नॉर्मल रीजनस की हो सकते हैं? देखो, एक तो हम PCOD के बारे में बात कर चुके हैं। PCOD इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, है ना, इसके कारण बच्चा होने में दिक्कत आ रही है। दूसरा जो मैं कहूँगी, आजकल डेफिनेटली देखो, जिस तरह से एक एनाटमी, एक सिस्टम, एक मशीन काम करती है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उसी तरह से काम करते हैं। एग ठीक से नहीं बन रहा, ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, यूट्रस में प्रेगनेंसी अटैच नहीं कर पा रही है, या सीमेन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो हो गए जो हमारे टारगेटेड डायग्नोसिस हो गया कि यहाँ कोई दिक्कत आ रही है। अब इनमें भी कोई दिक्कत ना हो, फिर भी कोई कंसीव नहीं कर पा रहा हो, तो आजकल मेजर कॉज है स्ट्रेस। बिल्कुल, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, दोनों में बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस 50% एग्स की क्वालिटी और स्पर्म्स की क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। ऐसा बहुत बार हमने देखा है। हम भी स्ट्रेस देते हैं जब हमारे पास कपल इनफर्टिलिटी के साथ आता है कि हमें बेबी नहीं हो रहा, हम उनको दवाई दे देते हैं, हम उनको साइकिल्स पे बुलाते हैं कि ऐसे करना है, फिर 1-2 महीने हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम बोलते हैं अब आप रेस्ट लो। तो वो जिस साइकिल में रेस्ट लेते हैं उस साइकिल में नेचुरली उनको कंसीव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस साइकिल में स्ट्रेस नहीं है। अदरवाइज ऑल्सो जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, कुछ करना है, घर का स्ट्रेस इतना आजकल हमें है। सो व्हाट कैन बी डन? योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। स्ट्रेस यहीं पर गायब हो जाता है अगर हम ये फर्स्ट स्टेप उठा लें। तो यस, स्ट्रेस इन एनी फॉर्म हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। तो
अगर जॉब में प्रॉब्लम है तो अपने बॉस से बात करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कैसे हम कर सकते हैं। अगर घर में प्रॉब्लम है तो अपने रिलेटिव से बात करो, कम्युनिकेट करो, ताकि आपका स्ट्रेस खत्म हो सके। हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਟ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, मतलब इस चीज़ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? पर्सनली आई वुड से कि प्रेगनेंसी से पहले भी, पूरी प्रेगनेंसी भी और प्रेगनेंसी के बाद भी, हाँ जी, ये सारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी से पहले। यही जब आपने सोचा है कि आपने बेबी के बारे में प्लान करना है, फैमिली के बारे में प्लान करना है, तभी से आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे कपल्स डॉक्टर्स के पास आते हैं फॉर प्री नेटल काउंसलिंग। हाँ जी, प्री नेटल काउंसलिंग मतलब कि हम देखना चाहते हैं कि हम दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है, हम हेल्दी हैं, हम ठीक तरीके से कंसीव कर पाएंगे। दूसरी चीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल आजकल हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। बिल्कुल। तो उसके कारण भी हमारे पास कपल्स आते हैं कि देखो हम स्मोक करते थे, हम ड्रिंक करते थे, तो अब हमने छोड़ दिया, हमने कितनी देर वेट करना है। हाँ जी, बाकी कुछ जनरल टेस्ट्स होते हैं जो हम प्री नेटल विजिट पे कराते हैं, जैसे CBC हो गया, कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं, थैलेसीमिया स्क्रीन होती है, थायराइड का टेस्ट हो गया, शुगर का टेस्ट हो गया, BP देखना है हमने, वजन कितना है, ये सब कुछ देखना है। और ये सब कुछ देखकर अगर कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं तो वो करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो हम एक फॉलिक एसिड की गोली शुरू करते हैं। हाँ जी, फॉलिक एसिड की गोली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो भी प्री नेटल शुरू करना, मतलब कंसीव करने से पहले अगर हम उसे लेते हैं तो बच्चे का ब्रेन, उसकी स्पाइनल कॉर्ड और उसका हार्ट बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। उसमें कोई भी, जैसे कई बार बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड किया उसमें बच्चे में नुक्स मिला, तो फॉलिक एसिड अगर हम ढंग से लें तो वो गुंजाइश हम बहुत कम कर देते हैं। हाँ जी। तो ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਹੋਈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो, प्रेगनेंसी में जो मेन सप्लीमेंट्स हम देते हैं, एक मैंने फॉलिक एसिड आपको बताया, फॉलिक एसिड के क्या यूजेस हैं, एक तो बता चुकी हूँ मैं कि ये बच्चे के अंग ठीक से बनाता है। दूसरी चीज़, फॉलिक एसिड हमारा हीमोग्लोबिन अच्छे से रखता है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो करेगी, बच्चे को भी ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी, तो मिसकैरेज होने के चांसेस कम करते हैं। हाँ जी, बच्चे का IQ अच्छा होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, प्री टर्म डिलीवरी नहीं होती, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम इससे बचा सकते हैं। हाँ साथ में कोई भी आजकल, जैसे मैंने अभी बात की कि थैलेसीमिया स्क्रीन हम प्री नेटल टेस्टिंग में कराते हैं। थैलेसीमिया क्या बीमारी है जिसमें खून ठीक से नहीं बनता, बिल्कुल। तो इन कंडीशंस में भी फॉलिक एसिड हम लंबा देते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें भी हम फॉलिक एसिड लंबा देते हैं, मतलब हम 3 महीने तक नहीं देते, पूरी प्रेगनेंसी चलाते हैं। दूसरा सप्लीमेंट हो गया हमारा आयरन। आयरन फॉर द सेम रीजन कि जितना शरीर में खून अच्छा होगा उतना बच्चे को ऑक्सीजन अच्छा जाएगा और कॉम्प्लिकेशन से प्रोटेक्ट करेगा बच्चे को। सिंपल बेसिक, जितना बच्चे को ऑक्सीजन अच्छा जाएगा उतना बच्चे का IQ अच्छा जाएगा। हम सारे चाहते हैं हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, क्लास में फर्स्ट आए, तो सिंपल यही बात आ जाती है कि आयरन खाओ ताकि बच्चा हमारा इंटेलिजेंट हो। एंड कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी हड्डियां भी कमजोर ना हो और बच्चे कभी तंदुरुस्त हो। हमने हर लेडी को सुना है कि उसके गोडे मोडे में दर्द होती है। हमारे नानी को, दादी को, मदर्स को, सबको ये प्रॉब्लम है। जेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये बॉर्न प्रेगनेंसीज, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी बॉडी का कैल्शियम लीच आउट होके बच्चे को जाता है। तो कैल्शियम खाना इसलिए जरूरी है। अभी तो हम यंग है तो पता नहीं लगता कि शरीर में कमजोरी आ गई, बट जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा तो कमजोरी फील होनी शुरू होगी। तो ये बेसिक 3 सप्लीमेंट्स हैं जो खाने ही खाने हैं प्रेगनेंसी में, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। हाँ जी, डेफिनेटली बहुत मुश्किल है हर रोज गोली खाना, एक दिन मिस हो गई तो अगले दिन खा लो, बट खानी जरूरी है।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ डॉक्टर भी उस चीज़ च हेल्प कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ जो आपने बताया। अगर मेंटल हेल्थ लेडी की अच्छी नहीं है, तो डेफ़िनेटली प्रेगनेंसी में वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगी। जब बच्चा बाहर आ जाएगा, तब भी वो बच्चे का अपना ध्यान नहीं रख पाएगी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएँगे। आजकल मेंटल हेल्थ पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं बिकॉज़ हम अवेयर भी हैं, लड़कियां एजुकेटेड हैं, तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को बताने में दिक्कत नहीं होती, वो अच्छे से बता पाती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है फैमिली का, हस्बैंड का और डॉक्टर का, तीनों का। आजकल हम ये नहीं कहते कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, हम कहते हैं कपल प्रेग्नेंट हुआ है, तो हस्बैंड को हर विजिट पे आना है, दवाइयाँ समझनी है, टेस्ट्स कराते टाइम हाथ पकड़ना है और हर स्टेज में लेडी के साथ रहना है। लमाज क्लासेस होती हैं जिसमें हम सारी एक्सरसाइजेस कपल को सिखाते हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो हस्बैंड इज प्रेजेंट टिल द बेबीज बर्थ, मतलब उस दौरान भी हस्बैंड प्रेजेंट होता है। इससे बहुत कम स्ट्रेस होता है, अच्छे से लेबर पेन्स ली जा सकती हैं, मोराल बढ़ता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। फैमिली को भी समझना ज़रूरी है। ससुराल में आमतौर में हम इंडिया में देखते हैं कि काफ़ी दिक्कत होती है, एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। तो आई थिंक ये तो सबको समझना चाहिए कि जो लड़की अपने घर आई है उसे एक्सेप्ट करो और उसकी प्रेगनेंसी अच्छी बनानी है, स्ट्रेस फ्री रखना है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होने देनी। डेफिनेटली आई हैव सीन कि वर्क में तो प्रेगनेंसी को आजकल जो हमारे कॉर्पोरेट कल्चर है बहुत प्यार से रखते हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए तो काम वाले तो बहुत ध्यान रखते हैं। फिर आ गया डॉक्टर का रोल। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया इवॉल्व हो रहा है ना, तो बहुत सारे मिथ्स आ गए हैं, बहुत सारी वीडियोस, ब्लॉग्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसमें लोग डराते हैं, डर फैलता है, लोग नॉर्मल डिलीवरी से डर जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ हो ना जाए, किसी को डर लगता है, किसी को ये डर लगता है कि लेबर पेन्स में बहुत दर्द होता है। बिल्कुल। तो इस तरह के जो भी फियर्स हैं, रादर देन कि आप ऑनलाइन सर्च करके डरें, अपने डॉक्टर से खुला बात करो। डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन जो आपको बता पाएगा कि आप सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, सचमुच इससे डरने की ज़रूरत है कि नहीं डरने की ज़रूरत है। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा हमें कम करना है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लेना और सही इंफॉर्मेशन लेना शुरू करना है। सो इससे मुझे लगता है कि हमारा एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा प्रेगनेंसी में। एक जिवें ये भी बहुत लोगों को भुलेखा कि अजकल जिहड़ा ये डिलीवरी आ, मतलब वो जानबूझ के सजेरियन कर दिते जाते हैं, है ना। कि पहला अज तो जी 10 साल या 15 साल पहला तो नॉर्मल डिलीवरी जिहड़ियां ज़्यादा होंदियां सी, पर हुण तुसीं डॉक्टर हो तो तुहानूं इहदा असली रीजन तुहानूं पता होएगा ना, उहदा मेन मुख आपां की कह सकते कि कारण की है कि अजकल सजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं साइंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी। साइंस हमारी बहुत अच्छी हो गई है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे अगर कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है वो हम रिकग्नाइज कर लेते हैं और बच्चा और माँ दोनों को सेव कर सकते हैं। हमने देखा है कि पुराने ज़माने में ऐसी बहुत बार सिचुएशंस ऐसी होती थी कि बच्चा नहीं बच पाया, या मदर डिलीवरी के दौरान नहीं बच पाई। ठीक है, तो साइंस के एडवांसमेंट के कारण हमने डेफिनेटली मदर्स और बेबीज़ को सेव करना शुरू कर दिया है, बट उससे सिजेरियन के चांसेस बढ़ गए हैं, जो मैं अच्छा मानती हूँ। हाँ जी, ये इसको हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम मदर और बेबी को सेव करने के लिए सिजेरियन का रेट बढ़ रहा है, तो दैट इज वो एक ओके। चंगी चीज़ है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब पहले ज़माने में जो हमें घर में नानी दादी बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था हमारी डिलीवरी कैसे हो गई। मैं तो काम कर रही थी, काम करते करते मेरी डिलीवरी हो गई, 2 घंटे में डिलीवरी हो गई। तो आपको इसी बात में इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, कि वो काम कर रहे थे। अब हम काम नहीं करते, अब हम वॉक भी नहीं करते, अब हम घर से भी नहीं निकलते। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसके कारण हमारा सिजेरियन का रेट बढ़ गया, क्योंकि शरीर
झेल ही नहीं पाता लेबर पेन्स, लेडीज ले ही नहीं पाती, उससे पहले ही मना कर देती हैं कि मुझसे हाँ, नहीं होगा। बिल्कुल। वेट गेन बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो वेट है वो 10 to 11 केजीज गेन होना हाँ, मैं चाहिए। पूछना चाहती सी हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल। बट आमतौर पे अब हम देख रहे हैं खासकर पंजाब में 25-26 केजीज वेट गेन हो रहा है। प्रेगनेंसी शुरू ही हमारी 92-93 केजीज पे हो रही है, बल्कि हाँ, पहले ज़माने में कितना वज़न होता था? 50 किलो। हाँ, तो बिल्कुल। इससे कहाँ ज़्यादा होता था? हाँ जी। ठीक है, तो ये जो वेट की जो प्रॉब्लम है, दिस हैज़ अगेन इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ सिज़ेरियन सेक्शन। हुँ, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सिज़ेरियन के रेट को बढ़ा देते हैं। हाँ जी। बट ये कहना कि जानबूझ के कोई हॉस्पिटल में या हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हुँ, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, मरीज भी अपनी पूरी कोशिश करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वो फिर जो उस दिन होना होता है वो उस हिसाब से हुँ। सिचुएशन अनफोल्ड ਜਿਵੇਂ करती ਇੱਕ है। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਕਿ यस, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲकुल ही जो मॉपिंग करते थे, झाड़ू हाँ, पोछा लगाते थे, पैरों के बाहर बैठते थे। हाँ जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल है इंडियन सीट और इंग्लिश सीट। बिल्कुल। अब हम नीचे बैठ नहीं सकते, हाँ जी। हम 1 मिनट भी नीचे नहीं बैठ सकते, हमारी टांगे शेक करना शुरू कर देती हैं। पहले लेडीज नीचे बैठ के ही सारा काम करती थी, हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हाँ तो जी। अब हम स्पेशली अब हम एक्सरसाइजेस कराते हैं कि पैरों के बाहर बैठ के डक वॉक करनी है आपने। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ यस ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ यस ਕਰਦੇ ਸੀ यस ਹਨਾ यस ਤੇ यस ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ देखो, ਜਿਵੇਂ आपने ਤੁਸੀਂ अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। हाँ जी। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देन डेफिनेटली आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है। कोई हम्म, कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपने ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, पैरों के बाहर नहीं बैठना, स्क्वाटिंग नहीं करनी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ बिल्कुल बिल्कुल। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ देखो, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द डे वन। आपने वॉक तो करना ही करना है, बेड रेस्ट तो एडवाइस्ड है ही नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल वॉक आधा घंटा आपने करना ही करना है। हाँ जी धीरे धीरे हम इस वॉक को बढ़ाते हैं, 45 मिनट्स करते हैं, घंटा करते हैं, और नियर टाइम ऑफ डिलीवरी हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भी कर देते हैं। हाँ जी इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, लंजेस होते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, डक वॉक होती है, आजकल बॉल्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर लेडीज एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, फॉर द सेम रीज़न कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਫੈਟਸ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਾਰਬੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕੂਰੇਟ पोर्शन की होना चाहिए बैलेंस डाइट, हर चीज़ एक लिमिट में होनी ज़रूरी है। मैं अपनी ओपीडी में यही बताती हूँ कि सुबह उठ के हाँ जी। मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी ले लो। ब्रेकफास्ट में अवॉइड करो कि पराठास ना खाओ, ऑयली ना खाओ, फ्राइड ना खाओ। रोटी, सब्जी, दाल, चिल्ला बना सकते हो आप, है ना, ये जो हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं। हाँ जी साथ में 1 ग्लास दूध, फिर 2 फ्रूट्स 11-12 बजे जो अलग अलग रंग के होने चाहिए, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक येलो। हाँ जी फिर 2 बजे लंच, 2 रोटीज, पूरी कटोरी सब्जी, पूरी कटोरी दाल, पूरी कटोरी दही। 5 बजे कुछ प्रोटीन स्नैक्स, हाँ। जैसे कि हो गए स्प्राउट्स, हो गए पनीर, हो गया, अगर आप एग खाते हो तो एग हो गया, चिकन हो गया। डिनर में 2 रोटी, सब्जी, दाल और दही और 1 ग्लास दूध। सिंपल सी डाइट है, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। हम ये समझते हैं कि हमने फ्रूट्स खा लिए, डिनर में हम डिनर नहीं खाते, हम फ्रूट्स खाते हैं, तो इज इट हेल्दी? नो। हम मील्स को फ्रूट से स्किप रिप्लेस नहीं कर सकते। फ्रूट्स की अपनी सिग्निफिकेंस है, रोटी की अपनी सिग्निफिकेंस है, दाल की अपनी सिग्निफिकेंस है, सब्जी की अपनी है।
ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ फोर्सफुली ਖਵਾਈ जाएंगे कि नहीं तू डबल खाए, बच्चे ਨੂੰ भी हाँ, लगना, ये भी एक मिथ है, ईट फॉर टू, कि 2 हाँ, लोगों का खाना खाना है। हाँ जी, नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रेगनेंसी में सिर्फ 300 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होती है, मतलब जो 2 एक्स्ट्रा चपाती में हमारी पूरी हो जाती है। अच्छा जी, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान 500 किलो कैलोरीज, तो इससे ज़्यादा नहीं खाना है। ईटिंग फॉर टू तो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा देगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हाँ करेगा, जी। तो वो नहीं करना है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਟਾਈਮ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? देखो 6 वीक्स तो डेफिनेटली हमें चाहिए, है ना। अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स का रेस्ट, इनफैक्ट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो 6 मंथ्स का मेटर्निटी लीव हमें मिलता है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है बच्चे की केयर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, खुद की केयर के लिए। जो एक डिलीवरी के बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, बॉडी को रिकवर करने में, उसके सारे ऑर्गन सिस्टम्स में जो चेंजेस आए हैं, यूट्रस को अपने साइज में वापस होने के लिए, हमारे हार्ट को, ब्रेन को, किडनीज को, हर चीज़ को नॉर्मल स्टेटस में आने के लिए 6 वीक्स लगते हैं, 1.5 महीना। हाँ जी, तो वो तो डेफिनेटली रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अच्छी डाइट लेना, रेस्ट करना, अपनी स्लीप पूरी करना, बच्चे का ध्यान रखना, यही मेन एम होना चाहिए। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੋਨ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੈਗੀ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ केसेस ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਜਾਂ नॉर्मल ਆ लोगों लिए ब्रेस्ट फीडिंग? नहीं, नॉर्मल है। आजकल तो इनफैक्ट लोग मोटिवेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, क्योंकि हमने आप लोगों ने इतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर दिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एक्चुअली गुड फॉर द बेबी, तो लोग कराना चाहते हैं ब्रेस्ट फीड। हाँ, मैंने ऐसा ज़्यादा नहीं देखा कि लोग नहीं कराना चाहते। कोई दिक्कत है, फीड नहीं बन रही या निपल्स में कोई दिक्कत है, वो एक डेफिनेट सेपरेट इशू है, बट पीपल आर रियली मोटिवेटेड कि हमने ब्रेस्ट फीड ही करानी है। हाँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? पोस्टपार्टम डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है। हाँ जी, ब्लूज आई वुड से, है ना, पोस्टपार्टम ब्लूज बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई होता है, कुछ गुड केमिकल्स या हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो वो जैसे ही डिलीवरी के बाद फॉल करते हैं तो थोड़ा सा मूड लो हो जाता है, जिसे हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। मोरोवर मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे बॉडी इमेज का ख्याल, हाँ, दूसरा कि घर में ही बैठे रहना, बाहर नहीं जा पाना, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, सारा अटेंशन जो पहले प्रेग्नेंसी लेडी पे था वो अब बच्चे पे आ जाता है, हस्बैंड का, फैमिली मेम्बर्स का। सो इन सारे फैक्टर्स के कारण कई बार पोस्टपार्टम ब्लूज देखने को मिलते हैं। ये 14 डेज तक ठीक हो जाते हैं, उससे ज़्यादा परसिस्ट नहीं करते हैं। अगर उसके बाद भी परसिस्ट करें देन वी कॉल इट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैंने बहुत सीवियर केसेस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी देखे हुए हैं, जिसमें हमें एक्चुअली कन्फाइन करना पड़ता है, मदर्स को एडमिट करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो घर में शी कुड हार्म हर सेल्फ और द बेबी। हाँ जी। तो हर तरीके के केसेस आते हैं आजकल हमारे पास, और क्योंकि लोगों को अवेयरनेस है तो वो लेके आ भी रहे हैं कि ऐसा होता है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब क्या किया जा सकता है इसके लिए, है ना। सबसे पहले फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ठीक है, अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम ये दिक्कतें बाहर निकल ही नहीं पाएंगी, वो बेचारी घुटती रहेगी लेडी, है ना। एंड देन इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ स्टिग्मा। लोग सोचते हैं, एक तो लोग पहले इग्नोर करते हैं कि छोड़ दो, कुछ नहीं करना, सबको तो होता है, ये भी नहीं करना। हाँ, और सॉरी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਨੂੰ 100% ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हो।
दूसरा स्टिग्मा भी कंसीडर नहीं करना कि हाय हमने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, लोग क्या कहेंगे। खुद लेडीज भी फील करती है, फैमिली मेंबर्स भी फील करते हैं। नहीं, अगर आपको ज़रूरत है, जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर के पास जाना है। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? एवरीथिंग इज ट्रीटेबल, हर चीज का इलाज है। हाँ बस उसको पकड़ा सही टाइम पे जाना चाहिए और उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ जी। सो ट्रीट हो जाता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल 100% ट्रीटेबल है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20-21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ मतलब रोज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾमिल रखने चाहिए? देखो, हम जब नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद छुट्टी करते हैं तो कुछ दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं समटाइम्स, या कुछ और दवाइयाँ होती हैं। पेन की दवाई होती है, हीलिंग की दवाई होती है, तो ये 7 डेज तक देते हैं। उसके बाद जब 7 डेज के बाद हमारे पास फर्स्ट विजिट के लिए आते हैं तो हम आयरन और कैल्शियम रीस्टार्ट कर देते हैं। आयरन 3 मंथ्स के लिए, कैल्शियम 6 मंथ्स के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड भी देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है उसके लिए। हेयर फॉल जो हम कहते हैं कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है 4-5 महीने में, बहुत हेयर फॉल होता है, वो सबका होता है। दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना कि 4-5 मंथ्स पे इस बीमारी को बोलते हैं टिलोजन इफ्लूवियम। ये होना ही होना है। बट अगर हम मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब कुछ अपनी डाइट में अच्छा रखें, आयरन रखें डाइट में, कैल्शियम रखें, तो ये कम होता है और रीजनरेशन अच्छी होती है। हाँ जी। सो पोस्टपार्टम भी, डिलीवरी के बाद भी सप्लीमेंट्स लेना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਲਓ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ हैं? देखो, डेफिनेटली बाल झड़ते हैं, बट 100% जो आपको हेयर फॉल हुआ होता है वो रिकवर हो जाता है। हाँ जी। वो परसिस्ट नहीं करता। बस आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, प्रीमेच्योर डाइटिंग शुरू नहीं कर देनी है बॉडी इमेज के ख्याल में, प्रोटीन्स हाई लेने हैं, सप्लीमेंट्स लेते रहना है। आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। कई लोगों को डार्कनिंग हो जाती है, अंडर आर्म्स की डार्कनिंग, ब्रेस्ट्स की डार्कनिंग, टमी की डार्कनिंग, है ना, तो ये भी 6 मंथ्स तक नॉर्मल हो जाता है। इसको बस आपने मॉइस्चराइज्ड रखना है, वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाओ या शिया बटर क्रीम्स आती हैं आजकल, वो लगाओ, ये भी ठीक हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स का बहुत दिक्कत है। स्ट्रेच मार्क्स की ट्रीटमेंट हम प्रेगनेंसी में ही शुरू कर देते हैं। स्ट्रेच मार्क्स होने ही होने हैं, जैसा उनका नाम है कि कोई भी चीज़ स्ट्रेच होएगी तो वो होएगी, स्ट्रेच मार्क्स पड़ेंगे। अब उसके दाग बाद में ना रहें तो उनको भी मॉइस्चराइज रखना है, उन पर खारिश नहीं करना है, ठीक है। और जो आप उन पर कोई भी क्रीम लगाओगे तो हम ऐसे लंबे स्ट्रोक्स में नहीं लगाने, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ऐसे करके लगाना है। उससे कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है और स्ट्रेच मार्क्स दाग कम छोड़ते हैं। हाँ, टमी के बीच में एक ब्लैक सी लाइन पड़ जाती है, हाँ। वो भी 90% ठीक हो जाती है। कुछ उसका हल्का सा निशान रह जाता है, बट देन वो भी ठीक हो जाती है। हाँ, और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करो और 6 मंथ्स के बाद अपना डाइट कंट्रोल में रखो तो आपका वजन भी कंट्रोल में आ जाता है। कोई घबराने वाली बात है। हमारे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अच्छे दिखते हैं, तो ये भी ठीक हो जाता है। हाँ जी। एक मैं डॉक्टर सनी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਆਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਆਇਲ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਆਇਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, मतलब ये सारियां चीज़ां भी मैं चाहती हूँ भी तुसी भी इस बारे च थोड़ी जी गल करो। देखो, एज अ मदर मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी, डॉक्टर तो डॉक्टर सनी ने ही बताया आपको। एक सिंपल सा ऑयल है ना, ऑलिव ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। ब्रांड्स तो मैंने अपने बच्चों के लिए भी नहीं यूज़ किए, वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया उनके लिए, या आता था कैस्टर ऑयल, वो भी यूज़ किया
है ना। तो वही आप हेड टू टो यूज़ कर सकते हो। सिंपल जो मार्केट में अवेलेबल हैं ब्रांड्स, हेड टू टो वॉशेस आते हैं, आजकल ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, उनसे वॉश कराना। ज़्यादा कुछ और इससे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र, टैल्कम पाउडर तो हम अवॉइड ही करते हैं, मुझे लगता है नहीं ज़रूरत है। इतनी जल्दी बच्चे को केमिकल से एक्सपोज़ नहीं करना चाहिए। हाँ जी। कुछ लोग जैसे मेरे पास जब प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं तो साथ में जो मम्मी आती हैं वो बोलती है कि हमने घर में तेल बनवाया है कोकोनट का, या तिल का भी तेल बनता है हाँ ना? जी, सो बिल्कुल। अगर वो अच्छा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। हुँ, व्हाट आई थिंक। हाँ बाकी जी। पीडियाट्रिशियन इस बारे में अच्छे से डिटेल में बता पाएँगे, बट ज़्यादा जितने महँगे-महँगे ब्रांड्स मार्केट में आ गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़रूरत है। हाँ जी। नहीं, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू।